प्री मैरिज चैलेंजेस, शादी करने से पहले क्या क्या होना चाहिए और शादी करने में जो मसाइल और जो रुकावटें हैं उनका हल क्या होना चाहिए और उससे पहले क्या क्या तैयारी होनी चाहिए एक नौजवान जो शादी करना चाहता है। तो प्री मैरिज चैलेंजेस, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम आज ओपन डिस्कशन कर रहे हैं। दाईं तरफ से शुरू करते हैं सबसे पहले जी, बिस्मिल्लाह। मेरा ख्याल है कि शादी से पहले बंदे को स्टैंड होना चाहिए, जॉब अच्छी होनी चाहिए बंदे की, तो फिर ही बंदा ये शादी कर सकता है। नहीं तो आजकल के जैसे हालात हैं तो मुश्किल है, क्योंकि बीवी जो है वो डिमांडें करती है तो इस वजह से मेरे ख्याल से जो कम डिमांड करे ऐसी बीवी आजकल कहाँ मिलती है मॉडर्न ज़माना है, मार्केट ओपन है, हर तरह का माल मौजूद है। अल्लाह अच्छा ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा असलम है और मैं यूटी से ग्रेजुएट हूँ और अभी मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब भी कर रहा हूँ। तो प्री मैरिज चैलेंजेस तो सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं हम यूथ। इसमें यह है कि जो कल वाला पिछले वीक वाला जो सेशन था उसमें ये तो हमने मतलब मेजॉरिटी ने इस चीज़ को वोट दिया कि भाई शादी हो जानी चाहिए, कैरियर डजंट मैटर इनफ। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, मेजॉरिटी ने हमें डायरेक्शन तो दे दी, बड़ों ने या हमने खुद ही किया चलो शादी कर लेनी चाहिए। तो इसमें ये है कि चैलेंज सबसे बड़ा तो फाइनेंशियली और सोशल के अलावा साइकोलॉजिकल भी तो है चैलेंज। और वो ये है कि मतलब जिसमें से एक फैक्टर मैं समझता हूँ ये है कि घर अगर कहते हैं कि यार मैं अब शादी के काबिल हो गया तो मेरी शादी कर दें, तो वो कहते हैं अच्छा मैं तेरी जो अपनी तुम्हारी जो बीवी होगी, या घर वाले कहते हैं कि मेरी जेरी नो होएगी उनको मैंने सोना डालना है, ठीक है, मैंने उसके लिए कम अज़ कम वो एक उनके जहन में 8-10 लाख का पैकेज होता है, तो लाओ दो तुम्हारी शादी कर देते हैं। तो ये जो है ना एक समझ लें कि एक साइकोलॉजिकल मिथ बन गई हुई है सोसाइटी के अंदर ही कि फाइनेंशियल में आ जाता है। तो हाँ जी, तो अगर हम कहते हैं कि ये चीज़ मैटर नहीं करती तो इसके ऊपर गेट रीड कैसे किया जाए इसको, ये क्वेश्चन है सर में। ये भी एक क्वेश्चन है जी, इसका कोई हल है कि नहीं? नहीं, हल नहीं है। हल इसका क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, क्वेश्चन बाद में उसको हल निकाल दें, हल है साथ वो भी दे दीजिए। मेरा नाम उस्मान खालिद है और मैं यूटी से ग्रेजुएट हूँ, उसामा भाई का क्लास फेलो, और इस वक्त मैं जॉब कर रहा हूँ। मेरी नज़र में जो है ना, इंसान को 2 मेजर चैलेंजेस होते हैं शादी से पहले। एक तो उसको फाइनेंशियल इशू जैसे बहने का, उसका मेरी नज़र में हाल ही है कि ना आपको अल्लाह पे यकीन होना चाहिए कि जो अल्लाह आपको और बाकी लोगों को रिस्क दे रहा है वो आपके आने वाले हम सफ़र को भी रिस्क देगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इस्लाम का नॉलेज होना चाहिए यानी शादी से पहले, ताकि आप जो है इस्लाम के असूलों पे अमल करते हुए आगे अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल हसीब अम्मार मेरा नाम है और मैं बीएस कर रहा हूँ इस्लामिक स्टडीज़ में पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा, और मैं गैर शादीशुदा हूँ। ये जो है मैं बात करूँगा अभी सिर्फ चैलेंजेस पे, आखिर में एक छोटा सा हल भी है। तो चैलेंजेस जिस तरह इन्होंने बात की है, शादी से पहले एक इनकम है मेन चैलेंज जो है कि मेरा एक दोस्त है वो अक्सर कहता है घर में ना अपने कि मेरी शादी कर दें, तो उसकी कहता है कि मेरी वालदा कहती है पुत्र मैनू लाख रुपया ले आके दे महीने में, इतना तुम कमाने जोगे हो जाओ तो मैं तुम्हारी उसी वक्त शादी कर दूंगी। मतलब पहला जो है वो ये है इनकम। फिर उसके बाद जो है कहते हैं कि घर, कुछ वालिदैन कहते हैं घर, ये मिडिल क्लास जो है ना ज़्यादातर उनकी ये इश्यूज़ हैं कि घर होना चाहिए एक अलहदा, अपना एक यहाँ किराए पे ले आएँ जिस तरह मर्ज़ी ले, बेहतर अक्सर लोगों का ये होता है कि हम उसको अलहदा रखें, बहू लड़कों का ये होता है। तो फिर इसलिए घर वालों का नहीं होता, लड़कों का ये ख्याल होता है। घर वालों का तो यही होता है ना कि वो हमारे पास है। तो जब लड़का ये चाहता है कि हम अलहदा रहें, तो यह ज़ाहिर बात है आजकल अकोमोडेशन कितनी मुश्किल है हासिल करना, तो फिर उसके लिए वो मेहनत करता है जिसकी वजह से शादियाँ लेट हो रही हैं। और फिर कुछ जिस भाई ने बात की दीन की ना समझी है, तो लोगों का दिल करता है धूमधाम से शादी हो, कोई 20-30 लाख का वो रखा होता है उन्होंने शादी भी करने के लिए। तो जब तक वो कमाता रहता है तब तक उसकी उम्र गुजर जाती है। तो ये भी एक फैक्टर है। उसके बाद है कि अक्सर जो है ना पसंद वो लड़का या लड़की नहीं करते, घर वाले करते हैं। और अक्सर जो है घर वाले करते हैं पसंद जब, और अक्सर ऐसे होता है कि लड़का अगर कोई पसंद करे या लड़की कोई किसी को पसंद करे और घर वालों से बात करे तो घर वालों का वो पसंद नहीं आता रिश्ता, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब अक्सर रिश्तों से इनकार हो जाता है। और कुछ को घर वाले पसंद करते हैं, बच्चे नहीं पसंद कर पाते। तो ये भी एक फैक्टर है। और
फिर एक जो है आपने एक अगले मौजू की जो है ना वो हिंट दे दी, तार छेड़ दिया। मौजू ये रख लें कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए कि लव मैरिज। नहीं, ये तो बस एक फैक्टर है। अच्छा, हाल इसका ये है, इससे पॉइंट पूछना चाहता हूँ मैं। जी जी पूछें। आपने कहा घर वाले मसला करते हैं, ठीक है, घर वालों ने उन्होंने एक एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं। एक पॉइंट ये भी तो आता है कि उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल कर लिया, अब ये बिल्कुल नए, जब उन्हें शुरू में हुआ है, ठीक है, एक होते लस्ट हो जाते हैं उन्हें से कि शुरू में सिर्फ उन्हें जो होते हैं ना, जो नए नए हार्मोन जनरेट हुए हैं, तो मैं समझ गया हूँ। दरअसल इसमें ये है कि लस्ट को प्यार समझते हैं। वालदैन से, ये तो बिल्कुल आगे बात ठीक है, वालदैन से ज़रूर पूछना चाहिए, उनकी राय ज़रूर लेनी चाहिए, मगर ये भी है एक चीज़ के वालदैन ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी, कुछ होता है कि कोई वजह नहीं होती। जैसे आपकी लस्ट की आपने बात की है, तो अक्सर ऐसे माशरों में होता है जहाँ पे उनका आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा हो। अक्सर ऐसा होता है कि कोई बंदा कहता है मैंने फूफे की बेटी से शादी करनी है, वो आना जाना भी कम है, कोई नहीं, बस वैसे उसको पसंद है, उसके ख्यालात उससे मिलते हैं, या वो एक डिग्री कर रहा है, वो भी वही डिग्री कर रही है, उसका दिल करता है कि हम दोनों के एक सोच मैच हो जाए, तो इसलिए से वो कहा जाता है। मगर घर वाले कभी वो अड़ जाते हैं कि भाई नहीं करनी, तो उसका मतलब है नहीं करनी, इसलिए आज से मैं नहीं बनती। अच्छा, हाल इसका ये है एक कि जिस हमारा एक निज़ाम तालीम है कि बच्चे को पहले पढ़ाई बच्चे की इतनी ज़्यादा होती है कि वो 25-26 साल तक उसका एमफिल, ये चीज़ें जो है, तो अगर, और इसमें मेन चीज़ जो इनकम, सबसे मेन मसला इनकम का है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ का, जैसा भाइयों ने किया है, उसको ओवरकम करने के लिए हाल यही है कि बच्चे को, अगर बच्चा पढ़ने वाला नहीं है तो उसको बचपन से ही कोई एक ऐसी इतनी तालीम दिलाई जाए सिर्फ जो जिसमें उसका नाम लिखना आता है, वो कुछ पढ़ लिख ले, वो समझ सके अगले बात को, उसको फिर जो जिस फील्ड में जाना चाहता है, जो कमाना चाहता है, उसको उस तरफ लगाया जाए, उसको कोई कारोबार बना के दिया जाए। अगर वो पढ़ाई पे उसका ज़हन नहीं है, ये ना हो कि उसकी पढ़ाई पे फीसें ज़ाया करते जाएँ, उतना पैसा अगर उसके कारोबार सेटल करने पे लगा दिया जाए तो वो कम उम्र में एक कारोबारी शख्स भी मान जाएगा, और उसका ये जो है ये कांटा भी उसका निकल जाएगा, शादी का भी, ब्याह वाला कांटा भी निकल जाएगा। ये लस्ट जो है ना, जब हार्मोन्स बनते हैं तो ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है। एक डिज़ायर जो होना जो है ना इस चीज़ की, वो तो एक अल्लाह ने नेचुरली चीज़ रखी है, ठीक है। वो लस्ट बनती तब है जब आप उसको एक बैरियर रखते हैं, आप उसके ऊपर उसको दबा के रखते हैं। जो अल्लाह ने रास्ता दोनों जेंडर्स के लिए रखा हुआ है जायज़, उसको जितना जल्दी आप खोल देंगे वो उतना ही लस्ट बचा देगा। जितना जो है वो बंदा जो है वो फिर इधर उधर। मैं समझा हूँ आपका पॉइंट ये था कि आपने कहा कि जब शादी पसंद की नहीं होती, आप जो कहना चाह रहे थे, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप करेक्ट कर दें, मैं इनकी बात जो समझा वो ये कह रहे हैं कि शादी जब पसंद की नहीं होती, घर वालों की पसंद की होती है, तो शुरू में तो वो लस्ट होती है जो गुजारा चल रहा होता है। जब वो लस्ट का पर्दा हट जाता है, जब वो हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, फिर उसके बाद हमारे ज़हन नहीं मैच करते, फिर हमारी तबीयतें और मिजाज नहीं मैच करते। वो इंट्रोवर्ट है, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, वो एग्रीएबल है, मैं डिसएग्रीएबल हूँ, वो मॉडर्न है, मैं थोड़ा सा इस तरह हूँ, इस तरह हूँ, तो वो ये नहीं कर, तो वहाँ पर फिर कॉम्प्लिकेशन आती है। मैंने ये सही, ये पॉइंट भी हो सकते हैं, यानी कि ये तो पोस्ट मैरिज के उसमें भी हो सकते हैं, प्री मैरिज के उसमें मैं ये बात कर रहा था कि अब जिस तरह छोटी उम्र में, जिस तरह 18-19 साल की उम्र में एक मोहब्बत हो जाती है ना, वो कहते हैं कि वो बड़े कहते हैं नहीं करनी, क्योंकि वो समझते हैं क्योंकि हम एक बैकग्राउंड को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो है बेसिकली जो मियाँ बीवी हैं वो एक माशरे का रुकन है, जिन्होंने आगे चल के माशरे को जो है ना एक उसको फाउंडेशन देनी है। तो वो फाउंडेशन जो है ना, वो जो छोटी उम्र की मोहब्बत होती है ना, जिसको वो लस्ट असल में होती है, वो लस्ट है, मोहब्बत नहीं होती, ठीक है। वो उस चीज़ को जो है ना, उस लस्ट को कहते हैं कि ये हम इसका पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन वो जो है ना बाद में, लेकिन उस जब थोड़ा वक्त गुजरता है ना, वो उस चीज़ से खुद बेजार हो जाता है, और वो कहते हैं हमारे घर वाले ठीक कह रहे हैं। असल में इसमें आपको थोड़ा सा अभी एक्सपीरियंस कम है, ये आपको फिर थोड़ी देर बाद कुछ चीज़ें समझ आएंगी। ये चीज़ें आप उनके लिए रहने दें जिनकी शादियाँ हुई हैं, वो बेहतर बता सकते हैं कि ये लस्ट कब लव बन जाता है और लव कब लस्ट बन जाती है। आपको भी ये चीज़ें थोड़ी सी ना, आपके लिए अंगूर खट्टे हैं असल में आप, अरे बताते हैं आप टॉपिक पर रहें, अभी वो भी टाइम आ जाएगा कि आपको पोस्ट मैरिज इश्यूज भी बताएंगे। अभी प्री मैरिज चलें आप, हाँ उसके लिए हम भी बैठे हैं। अभी आपको पोस्ट मैरिज जो है ना वो भी आगे। जी बिस्मिल्लाह, आगे आप किसकी बारी है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राशिद है, मैं BSIT कर रहा हूँ लीड यूनिवर्सिटी से। और सबसे पहले जो शादी में रुकावटें से बात करने से पहले मैं
कुछ उससे पहले ख्वाहिशात का बताना चाहता हूँ। ख्वाहिश किसे कहते हैं, ख्वाहिशात और ज़रूरियात के डिफरेंस बताना चाहता हूँ क्या होती हैं। ख्वाहिश जैसे रोटी, कपड़ा, मकान एक हमारी ज़रूरत है कि जो कपड़ा पहनना ज़रूरत है हमारी, एक मकान हो हमारा ज़रूरत है, उसमें वॉशरूम हो हमारी ज़रूरत है। तो इसी तरह ही जैसे ख्वाहिश क्या होगी कि जूती पहननी है, किसी ब्रांड की पहननी है हमने, ये नहीं कि ज़रूरत पूरी करनी है हम कोई भी जूती पहन सकते हैं, लेकिन ख्वाहिश के लिए हमने किसी ब्रांड की पहनी, बाटा की पहननी है या सर्विस की पहननी है या कोई भी ब्रांड लगा ले। कपड़ा भी इसी तरह, कपड़ा मैं इस ब्रांड का लेना है। फिर घर का ले लें, भाई घर मेरा होना चाहिए 3-4 कनाल का, ज़रूरत तो है छोटा सा मकान हो, बंदा जिसमें गुजारा हो जाए, ज़रूरत पूरी हो, ज़रूरत उसे कहते हैं। तो शादी भी एक ज़रूरत मैं समझता हूँ, ज़रूरत है हमारी माशरे की, और जल्द शादी बहुत ज़रूरत है, इसकी ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, शादी की ज़रूरत है और जल्दी शादी की ज़्यादा ज़रूरत है। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक अमजद है और बाय प्रोफेशन मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और इसके अलावा मेरे कुछ एक्सपोर्ट रिलेटेड इंटरेस्ट हैं बिज़नेस में। आज मेरा पर्पज़ यहाँ पे यूथ को सपोर्ट करना और यहाँ पे इनकी जो बातचीत है उसको सुन के और ट्राई टू फाइंड सम कॉमन ग्राउंड्स इंशाल्लाह। पिछली दफ़ा भी सेशन अटेंड किया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेनिफिशियल था। मैं इसमें 2-3 चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ। जो मैंने थोड़ी डिस्कशन सुनी है ना, और सोसाइटी के अंदर जो देख रहा हूँ, एक गैप नज़र आ रहा है लड़कों की जो थिंकिंग और उनकी जो एक कंपैटिबिलिटी है उसी एज की गर्ल्स के साथ। ऐसे लग रहा है कि गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सेल कर रही हैं सोसाइटी में, नॉट ओनली इन एजुकेशन, इन प्रोफेशन, बट ऑल्सो कि उनकी जो एक मैच्योरिटी लेवल है ना, कि शादी के लिए क्या उनको चाहिए, दे नो वेरी क्लियरली। लेकिन हमारे जो अभी यूथ नौजवानों में जो बॉयज़ साइड है ना, वो आई थिंक इस तरह के प्लेटफॉर्म में आएंगे, इंशाल्लाह वो कैचअप करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बिहाइंड है। तो मैं ये कहूँगा कि इस पे अगर सब लोग काम करें कि हमें क्या चाहिए है शादी के अंदर, इसको क्लैरिटी ले लें, अपने विजन को ब्रॉड करें और फ्यूचर को देखते हुए उन सब पॉइंट्स को आंसर करने की कोशिश करें कि मुझे क्या चाहिए। जो अभी तक नज़र आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि गर्ल्स जो है ना वो ज़्यादा क्लियर थाट्स के साथ आगे आ रही हैं और बॉयज़ इस वजह से कंपैटिबिलिटी हो रही है। ठीक है, वो मनी इज़ एन इशू और बाकी भी चीज़ें हैं, लेकिन यूथ के लेवल पे ना वो कंपैटिबिलिटी जो है ना वो ज़्यादा इस वक्त वो देख रहे हैं कि हमारे कंपैटिबल जो लड़के हैं वो कम नज़र आ रहे हैं। ये बात हमने पिछले टॉपिक में भी थोड़ा हल्की सी टच की थी, इस पर हम इंशाल्लाह आगे भी किसी वक्त बकायदा बात करेंगे। मैंने इस बात को इस तरह से बयान किया था कि मर्दानगी नहीं पैदा हो रही, मर्द तो पैदा हो रहे हैं, मर्द मैदान नहीं पैदा हो रहे हैं। तो वो हम मर्द जो हैं लड़के, हम लड़कियों को कायल नहीं कर सके। यानी अगर आप आसान लफ्ज़ में कहें तो लड़कियां जो अपने हुकूक मांगती हैं, औरत जो अपने हक मांग रही है, मुआशरे का मर्द औरत की ज़रूरत को, उसकी उन लॉजिक्स को और उसको वो कायल नहीं कर सका, उसकी वजह से औरतों के अंदर एक एग्रेशन है और उसकी वजह से फेमिनिज्म की सारी तहरीक जो है वो सर चढ़कर बोल रही है। और इसके अंदर कसूर है हमारे मुआशरे का, हमारे यानी इस मस्जिद का, मेंबरों मेहराब का, मौलवी साहब का भी कसूर है और दीनी हलकों का भी कसूर है कि उन्होंने हमेशा औरतों को जो है वो एक सब ह्यूमन के कल्चर में रखने की कोशिश की है, जो कि अब नहीं चल सकता। इंफॉर्मेशन का जो एक सिलाब है उसमें औरतों ने भी तालीम हासिल कर ली, इंफॉर्मेशन हासिल कर ली और उनके पास भी चॉइसेस हैं, मर्दों के पास भी चॉइसेस हैं। तो औरतें जो हैं, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, वैलिड है। इस पर हम इंशाल्लाह बाकायदा एक पूरा टॉपिक सेशन करेंगे कि लड़कियां ये समझती हैं कि जो है ना ये यूनानी दवाखाने से काम चलाने के बावजूद ये लड़का जो है ये किसी काम का नहीं है, ये मर्द नहीं है, ठीक है। यानी ये इसमें मर्दाना वो वकार नहीं है, मर्दाना ताकत एक और चीज है, एक मर्दाना वजाहत और वकार जो मर्द का असल होता है वो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है, वो चीजें इसी को हम बेहतर करने के लिए ये सारे सेशन डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें मैं इंशाल्लाह 2 सिर्फ पॉइंट्स कुरान और हदीस से लेके उसके बाद इसको कंक्लूड करूँगा। एक कुरान मजीद में टर्म इस्तेमाल हुई है सूरह रहमान के आखिर में, अब करीन जो है ये एक बहुत ही नफीस और बहुत ही जो है ना आला मयार की वकार जो आपने वर्ड यूज़ किया, ये उसके लिए यूज़ होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये वर्ड यूज़ किया था कि वो अबकरी हैं। हमें इतना हाई स्टैंडर्ड अपना जो है ना यूथ को
विजन करना चाहिए, अचीव करना तो बात की बात है। और इसी से रिलेटेड एक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उसमें हमें अपने आप को रिफ़्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि पीपल जो है ना, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, इनका हाल ऊँटों की तरह है। जैसे 100 ऊँट है ना, उनमें से कोई एक मिलता है जो कि राइड के काबिल होता है, जो कि अच्छा ऊँट होता है जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। आपसे फरमाया कि इंसानों का हाल भी इसी तरह ही है। तो मैं अपना खुद जज करूं कि क्या उन 100 ऊँटों में से मैं वो एक ऊँट हूँ, या उन 100 इंसानों में से मैं वो एक इंसान हूँ जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि ये रिलायबल पर्सन है, ये उन 100 में से ये स्टैंड आउट करता है। तो अगर हमारा ये मेयार, ये विजन होगा, इंशाअल्लाह ताला हम उसको अचीव भी कर लेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर फ़ारूक है। मैंने जो है वो रॉयल कॉलेज में जो है वो टीचिंग की जॉब कर रहा हूँ। मैं मास्टर्स और बैचलर लेवल्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। बेसिकली जो हमारे पास जो टॉपिक है कि मैरिजेस से पहले चैलेंजेस क्या है, उसको एक साइड पे रख के पहले हम ये देखते हैं कि मैरिज ना करने के हमें नुकसान क्या हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये हमारे पास आ रही है कि बेहयाई बहुत ज़्यादा फैल रही है, और आजकल हम देख रहे हैं रेप इतने ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हर उम्र की औरत को एक ख़तरा बन गया, छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक। ये क्यों है? ये मैरिजेस ना होने के टाइम पे जो है वो साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि ज़रूरियात पूरी नहीं होती। और हवस क्या है, वो शैतान ऐसी पैदा करता है कि वो जंगली जानवरों की तरह जो वो बिहेव करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं, जिस तरह ये ख्वाहिशात की, जिस तरह ख्वाहिशात, ये फिर वही बात है, टॉपिक से हम बाहर ना जाएं। जी जी, वो तो एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जी जी, लंबी हो जाएगी। आपका क्वेश्चन इसी मुताल्लिक है? हाँ, मेरा ये है कि इस तरह अगर शादियों का अगर जैसे हम आप कह रहे हैं, जी जी, तो इसमें तो ये है कि जो शादीशुदा है वो भी तो रेप कर रहे हैं, वो तो है, लेकिन कुछ हद तक तो बेहतरी आना शुरू हो जाएगी ना, कुछ हद तक। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ तो बेहतरी आनी चाहिए। वो ये बात अच्छा, हम डायरेक्ट बात पे आ जाते हैं। चलिए डायरेक्ट बात पे आते हैं। शादी करने में सबसे बड़ा चैलेंज जो आजकल हमारे पास आ रहा है वो माली चैलेंज है, और दूसरी हमारी ख्वाहिशात है कि हम जो है वो इस्लाम के दायरे से बाहर चले गए, और हमने खुद से अपनी एक जो है वो आर्जी तौर पर रसूमात बनाई हैं। अगर उन रसूमात को निकाल लिया जाए तो शादी पे जो खर्चा आता है वो बिल्कुल मिनिमम आता है कि आप चंद लोगों को खाना खिलाएं, बेहतरीन तरीके से सादा तौर पर निकाह करें। उसके बाद जो हम आजकल अपने बच्चों को खुद इस तरह उनकी मेंटली जो है साइकोलॉजिकल हम उनको तैयार कर रहे हैं कि आप जो है वो अच्छे रिश्ते देखें जी, अच्छा जो है वो लड़का ज़्यादा कमा रहा हो या लड़की जो है वो कमा रही हो, मतलब इस तरह के मामलात पैदा शुरू होना हो गए। अब लड़कियां जो हैं, अगर आप देखेंगे कि अगर वो एक सेटल इंसान से शादी करना चाह रही हैं, तो आजकल के जो छोटी औरतें, छोटी उम्र की लड़कियां, वो बड़ी उम्र के लड़कों से या बड़े उम्र के मर्द हजरात से शादियां हो रही हैं उनकी। ज़्यादातर इसी तरह ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि वो सेटल मांगते और सेटल होने में टाइम लगता है। उन्हें चाहिए कि थोड़ा सा हम भी अपने बच्चों को ये समझाएं, हम उन्हें कहें कि अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा सा कम करें। हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करना ज़रूरी है। हम क्या कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। हमें बच्चों को ये चीज़ समझानी चाहिए कि अपनी ख्वाहिशात को हम कम करें। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है, मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। मैं समझता हूँ कि वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो गैप है ना, वो एक दूसरे को बात नहीं समझा सकते, अपने वालिदैन को कायल नहीं कर सकते, इसलिए उनकी शादियाँ लेट होती हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज के मुआशरे में जो लोगों की बहुत सारी ख्वाहिशात चल रही हैं, उन ख्वाहिशात को पूरा करते करते इंसान की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा गैप चल रहा है इंसानों के दरमियान के लोगों की ख्वाहिशात, ख़ास तौर पे जो पढ़ा लिखा तबका है, इनकी ख्वाहिशात आम लोगों से बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अपने बराबर के लोगों को ढूंढते ढूंढते एक ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है, एज ज़्यादा हो जाती है। ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि अब दूसरों के बराबर अपने आप को लेके जाएं। दूसरी ये बात है कि एक अपने आप को कायल करना इंसान को, ये भी एक चैलेंज है कि वो अपने आप को इस स्टेज पे लेके जाए, अपने आप को कायल करे कि मैं घर चला सकता हूँ। और दूसरा, वालिदैन को कायल करना बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चा शादी करना चाह रहा होता है, वालिदैन अभी नहीं चाह रहे होते, क्योंकि वो अपने तजर्बे के लिहाज से चाहे कह रहे हों, चाहे कोई और वजह हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। अपने आप को इंसान कायल करे, शादी के काबिल समझे, और वालिदैन को कायल करे, तो फिर ये मसला जल्दी हल हो सकता है। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और मैं क्लास 10th में हूँ, गैर शादीशुदा। बस यही मसला है कि
उम्र इसी में गुजर जाती है कि लड़कियां कहती हैं कि शादी उसी से करनी है जिसके पास हद से ज़्यादा पैसा, गाड़ी, बंगला हो, और लड़कों का भी यही रोना है जिसमें ज़िंदगी गुजर जाती है। लड़के भी क्या होते हैं कि लड़की के बाद गाड़ी पैसा जी। मेरा नाम मोहम्मद वलीद है और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, साइंस कॉलेज जाता हूँ और गैर शादीशुदा हूँ। मेरा ये ख्याल है कि जो अपने बंदे की ख्वाहिशात हैं उनको बंदे को काबू में रखना चाहिए और अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। काबू में रखना एक और चीज़ है, कम करना है एक और चीज़। कम वही ना, कम करना है, कम करना है भाई, यही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़फ़र है और मैं आईटी इंजीनियर हूँ। मुझे जो लगता है इसमें सबसे बड़ा जो हमें चैलेंज है वो हमारे पेरेंट्स ही हैं। बच्चों का पेरेंट्स के साथ वो इतना मिलाप नहीं है या इतना फ्रेंडली तल्लक नहीं होता कि जो है बच्चे को वालिदैन समझ सकें या वालिदैन को बच्चे, जिसकी वजह से एक तो ये काफ़ी मसला आता है। समटाइम अगर बंदे को कोई लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई है तो वालिदैन ही उस चीज़ को समझ रहे कि चलो उसकी ख्वाहिश है, बेशक पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, कर भी सकते हैं। मैंने ऐसे भी देखे हैं लोग, मतलब कि अच्छे खासे उनके पास पैसे हैं, 30 35 साल उनकी एज होगी, अभी तक शादी नहीं कर रहे या नहीं हो रही। तो उसमें सबसे बड़ा मसला यही है, चैलेंज यही है कि वालिदैन जो है उनको अपने बच्चों को समझना चाहिए और अपना उनको सपोर्ट करना चाहिए किसी तरह से भी, कि क्योंकि वो शादी कर भी सकते होते हैं लेकिन बस किसी वजह से या जो भी है तो पसंद जानबूझ के, मतलब कि वो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद हबीब है, मैं डॉक्टर बनो स्टूडेंट हूँ, मेरी उम्र 23 है और मैं गैर शादीशुदा हूँ। इसमें जो है ना आज के टॉपिक से रिलेटेड ये है कि जो इश्यूज़ हैं ना, इश्यूज़ जो हैं वो मज़ीद इश्यूज़ को जनरेट करें कि फ़्लो चार्ट में चल रहा है। मैं थोड़ा 2 मिनट में ये बात बताना चाहूँगा कि जिस तरह 4-5 चीज़ें जो है ना, जिस तरह इस्लामी इक़दार से जो दूरी है उसमें, फिर फिनंशियल इश्यूज़ हैं, फिर उसके बाद आती है कि उसका जो जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप की वजह से ना वो मेच्योरिटी साथ, जनरेशन गैप की वजह से ना जो बड़े हैं ना वो बच्चों से एक मेच्योरिटी लेवल डिमांड करते हैं, ठीक है, जो होना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेच्योरिटी लेवल है। उसके बाद जो है ना जो कुछ सोशल बैरियर्स हैं कि जो हमारे जो है ना यूथ को जल्दी शादी करने से रोक रही होती हैं। ये जो 4-5 चीज़ें हैं ना ये लीड करती हैं एक आइडियलिटी को, कि हम जो है ना एक आइडियल यानी कि ख्वाहिशात को ना पूरा करना चाहते हैं, उस आइडियलिटी। अब वो आइडियलिटी क्या है कि वो उस आइडियलिटी में ये होती है कि हमारी जो एज ऑफ जो होती है, जो बलूगत की उम्र है उससे और शादी की उम्र, ये जो जनरेशन गैप आ जाता है इस 12-13 साल के अंदर ना बहुत सारे इश्यूज़ और जनरेट हो जाते हैं। उसमें सबसे पहला इश्यूज़ जो आता है ना वो उसमें ये आता है कि स्पार्क जो इशू है, कि जैसे वो उस जो मैं बात कर रहा था लस्ट की भी है, कि जो स्पार्क का इशू है कि एक टाइम होता है जब आपको ये मिस डायरेक्टेड यूज़ ऑफ स्पार्क की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपको नहीं पता होता कि आपने उसको सही तरीके से कैसे करना है। वो पिछली 5 बातों की वजह से आपको ये नहीं पता कि मैंने उस स्पार्क जो मुझे आया है, जो स्पार्क क्रिएट हुआ है, मैं उसको कैसे सही यूटिलाइज़ करूँ। उससे क्या होता है, लोग डायरेक्ट गलत रास्तों पे चले जाते हैं, अफेयर्स चलते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। अब अफेयर्स में क्या होता है, उनके दिल टूटने और वो सारे जो है ना सारी चीज़ें जो है ना उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के ऊपर आता है। अब उसमें क्या होता है कि जब वो ये प्री मैरिज इस वजह से ना, जब वो बाद में जाते हैं ना, शादी में जाते हैं, तो वो कंप्रोमाइज़ लाइफ गुजारते हैं। जो औरत होती है वो मर्द को एज आ ATM मशीन इस्तेमाल करती है और जो मर्द होता है वो एज आ सेक्स टॉय सिर्फ इस्तेमाल करता है उसको। तो उससे क्या होता है, वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आते हैं, या फिर मेन इशू जो बाद में आते हैं कि स्टीराइल हो जाता है बंदा, ठीक है, तो वो उस काबिल ही नहीं रहता। तो ये सारे इश्यूज़ जो है ना इसकी वजह से होना क्या चाहिए कि शादी जल्दी होनी चाहिए। ये सारे जो है ना इश्यूज़ प्री मैरिज इश्यूज़ जो हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ उमैर इसाक है और मेरी एज जो है वो 26 ईयर ओल्ड है और मैं जो है शूज़ केमिकल का जो है काम करता हूँ मामू के पास, ठीक है। तो बेसिकली जो है एक छोटी सी मैं बात सिर्फ करूँगा, तो टॉपिक को मैं क्लोज़ करना चाहता हूँ कि आपको जो है सबसे पहले अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, जैसे वो कहते हैं आपको उसके मुताबिक चलना चाहिए। और आपको जो है इसमें कारोबार का होना ज़रूरी है। एक अगर आपकी अच्छी जॉब है तो वो ठीक है, वेल एंड गुड है, लेकिन आपका अगर अपना ज़ाती कारोबार है तो वो ये ज़्यादा बेटर है इसके लिए, क्योंकि अब आपकी अगर एज 18 ईयर ओल्ड है या 20 ईयर ओल्ड भी आपको जल्दी शादी करनी चाहिए, ताकि ये जो मसले मसाइल आ रहे हैं ये इनका जो है आपको बाद में फेस नहीं करना पड़ता। मेरा नाम माज सईद है और पंजाब यूनिवर्सिटी में क्रिमिनोलॉजी एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ मैं।
मेरा इसमें यही है कि वालिदैन अगर जो कहते हैं ना कि शादी ना करो, बेसिकली हमारे अंदर शऊर की कमी है। दोनों साइड पे, बॉयज़ साइड पे भी शऊर की कमी है, गर्ल्स साइड पे भी शऊर की कमी है। और हमने जो शादी को ना सिर्फ एक सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करना ही समझ लिया। मसलन सेक्सुअल डिज़ायर को कंट्रोल करने के और भी तरीके हो सकते हैं। आप देखें, एक जो मैंने आजमाया हुआ है कि बंदे को जो थॉट्स आती हैं, इंसान के अंदर एक ही खूबी है कि वो इमेजिन करता है। अब आप किसी को देखते हैं, अब इमेजिनेशन में कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। तो उस सब को कंट्रोल करने के लिए हमें मुसलसल एक प्रॉपर गाइडेंस साइकिल की ज़रूरत है, ताकि हम वो मेजोरिटी के लेवल को पहुंच सकें। आप ये कह रहे हैं कि यानी जो सेक्स डिजायर है इसको कंट्रोल शादी के अलावा किसी और तरीके से भी किया जा सकता है? किया जा सकता है, वो दीन से ठीक कह रहे हैं। वो फिर दूसरे रास्ते हो जाएंगे, लेकिन जो एक मसनून है कि आप रोज़ा रखें। नहीं, मैं वो जो है ना, इसके लिए हमें गाइडेंस की प्रॉपर जरूरत। देखें, अगर सोशल मीडिया का दौर है, आपने खुद को समझू लिया, मोबाइल चलाया, कोई ऐसी चीज़ आगे आ गई, फिर आप क्या करेंगे? इसके आपको रिपीटेडली आपको ये काम करने की ज़रूरत है। और जो मैंने देखा है कि कुरान मजीद में सूरह रहमान का आखिरी रुकू है, वो इस सब में इंसान को डील करने के लिए बहुत मदद करता है, क्योंकि जब उसके साथ रिलेट होता है, वो सारी इमेजिनेशन अल्लाह ताला वो तस्वीर सारी खींचते हैं इंसान की, उसको बताते हैं किस तरह। और यही हमारे लिए गाइडेंस है कि अगर हमने जो शादी करनी है उसके लिए हमने देखना सिर्फ हुस्न को ना देखें। ज़्यादातर आजकल देखें जितनी यूथ है सारी हुस्न को देखती है, और कुछ भी ज़रा फ़र्क हो, सब चीज़ों के साथ हमें अखलाक के ऊपर गौर करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो आप कह रहे हैं शादी के अंदर एक चैलेंज ये है कि हमने हुस्न परस्त हो गए, वो नहीं सीरत देखनी, सूरत नहीं देखनी। सीरत हम देखते ही नहीं है। एक चैलेंज आपने ये बताया। दूसरा जो आपने दूसरी बात की, वो टॉपिक रिलेटेड नहीं थे, लेकिन आपने वैसे एक ओपिनियन दे दिया है कि उस पर हम किसी और वक्त चर्चा करेंगे कि सेक्सुअल डिजायर को शादी के अलावा और किसी और तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं, और करना चाहिए या नहीं। ये एक मुस्तकिल टॉपिक है, इसको भी ना छेड़ें। हमारी सोसाइटी में असल में लेट हो गया ना। अब देखिए, पहले थी वालिदैन का दौर था, वो 22 तक 18 20 तक उनकी शादी हो जाती थी, और हमें यहाँ शऊर की कमी है। हमारे वालिदैन जल्दी शादी कर भी दें तो हम कहते हैं अब्बा जी उन ब्याह किया जाए तो उन खर्चा ही बता दो। ये चीज़ें जो है शऊर औरत की तरफ, फाइनेंशियल इश्यूज वाली बात है। ठीक है कि वो फाइनेंशियल इश्यूज हैं बच्चों को, ये बात हमारी पहले हो चुकी है। जैसे वो अमजद साहब ने बात की कि ये लड़कों को ये इतना जुर्रत और इतनी मर्दानगी पैदा करनी चाहिए कि वो अपने बलबूते पर शादी निभाएं, ना कि दूसरों को तरह देख के। अगर मैं उनकी बात कही, वो एक जवाब भी मोहम्मद उस्मान सलीम, मैं जो है वो मैं CS का स्टूडेंट हूँ, 19 साल उम्र है और गैर शादीशुदा हूँ। आपकी खुशी से महसूस होता है कि आप गैर शादीशुदा ठीक है। अगर हम ये रखेंगे ना कि मर्द जो है वो खुद इस काबिल हो जाए कमाने के, और फिर जाके उसकी शादी की जाए, तो उसका एक बहुत बड़ा जो नेगेटिव वो आता है ना, इम्पैक्ट जो आता है वो ये होता है कि फिर जो बीवी आती है ना, वो फिर माँ बाप को वो दर्जा नहीं देती कि वो मेरे भी माँ बाप हैं। वो फिर क्योंकि मर्द ने जब खुद सारा उसके खर्चे, मतलब ठीक है खर्चे, बीवी को जरूरत क्या है उसके माँ बाप को दर्जा देने की कि मेरे माँ बाप हैं? एक माँ बाप काफ़ी है जिन्होंने उसको पैदा किया है, दूसरे माँ बाप उसको क्यों मुसलत करें? नहीं, ये तो इस्लाम कहता है कि आपको दूसरे के जो शौहर, कहाँ कहता है इस्लाम? कहाँ कहता है इस्लाम? नहीं, मतलब सास की जो कह रहे हैं, कहाँ इस्लाम में सास का लफ्ज़ है? कहीं कुरान हदीस में सास का लफ्ज़ दिखाएं मुझे। कुरान हदीस में सास ससुर का लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने कहीं। ये एक अलग मिथ है, ये एक अलग एक बहस है कि औरतों पर, ये मैं पिछले टॉपिक में भी अमल किसी बात इस पर कर चुके हैं। बात यह है कि आप कह रहे हैं कि फिनेंशियली खुद इतना स्ट्रांग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बात आप कर रहे हैं कि वो वालिदैन से कुछ ना कुछ ले ताकि औरत को पता चले कि अब्बे को लैके खवांदा मैनू तो मैं इहदे अब्बे की इज्जत करनी। शेख साहब तुसीं जेहड़ी गल कर रहे हैं ना, मैं पुट्ठी कर रहे हैं, जेड़ी भी गल कर रहे हैं पुट्ठी कर रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं कि बेटियां हैं वो शादी करके दूसरे घर चली गई, जो बेटे हैं वो भी शादी करके दूसरे घर चले, वो घर जमाई बन गए। जो है ना उन्हें फिर वही तो मगरब में भाईजान वो मगरब का मसला नहीं। आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में सास बहू का कोई झगड़ा मिलता है आपको? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक मुकम्मल नमूना है कि नहीं है? इस्लाम का बुनियाद ही इस चीज़ पर है, ख़ानदानी निज़ाम घर से खड़ा होता है। जिस वक़्त आप अपना एक घर अलग बना सकते हैं ना, एक छत शादी करने के लिए, कोई नौजवान मेरे पास आए वो कहे मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरे वालिदैन नहीं मान रहे, लड़की के घर वाले नहीं मान रहे, कोई हर चीज़ में मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ सिवाय एक बात के, छत है। बेशक तुम्हारे पास किराए का घर है, बेशक तुम्हारे पास झोंपड़ी है, बेशक तुम सूए असल में रहते हो, जहां तुम चीचों की मलिया में जहां रखना तुमने, जहां भी एक छत है, शादी करवाने के लिए मैं तैयार हूं।
रोटी मिल जाएगी, छत होनी जरूरी है, छत होनी। ये जो इस्लाम है ना, मल्लम यस्तति मिनकुमुल बाअता, ये बाअता का असल मतलब है कि तुम उसको, अब जानवर तो है नहीं ना, दरख्तों पे तो नहीं रात सो सकते ना, कोई गारों में तो नहीं छुपे, छत है, शादी कर लो। इसमें फाइनेंशियली मसला भी नहीं है, ख्वाहिशात भी बंदे की महदूद हो जाएंगी, और इसमें सास ससुर की खिदमत आपके ऊपर, अपने माँ बाप की खिदमत आप पर फ़र्ज है, आपकी बीवी पर फ़र्ज नहीं है कि वो आपके माँ बाप की खिदमत करे। आपकी बीवी सिर्फ आपकी खिदमत के लिए आई है, वो आपकी खिदमत कर ले, इतना ही काफ़ी है। जिड्डे औखे मर्द ने ना अजकल दे, ये बुढ़ियाँ से उन्होंने पूरियाँ पैरल बढ़िया ने, उसके ऊपर, उस औरत के ऊपर और 3-4 लोगों की, यही तो मर्दानगी है कि अल्लाह ताला ने मर्द को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वह मर्द अपने सास ससुर की इज्जत तो करे, उनका ख्याल तो करे। वजअलहू नसबा व सेहरा, वजअलहा नसबा व सेहरा नहीं कहा, अल्लाह ने कहा तुम्हारे लिए नस्बी और ससुराली रिश्तेदारों का हक देना फर्ज है। किसके लिए? मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं। हमारे माइंडसेट जो है ना बचपन से जो सेट किए जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू है। वो मतलब एक तरीके से कह लें कि इन शॉर्ट अगर मैं सिर्फ एक लफ्ज़ में कहूँ तो वो परवरिश का जो है कि हमारी जो ग्रूमिंग होती है ना, वो सही डायरेक्शन में हमें लग रहा था। हमारे स्टैंडर्ड्स जो है वो बना दिए जाते हैं कि जी वो हाँ गलत बना दिए जाते हैं। जिन चीज़ों को आज हम गलत कह रहे हैं ना, आप सारे इस बात को अहद करें कि ये गलतियां हमने अपने बच्चों के साथ नहीं करनी। इंशाल्लाह। 2 शादियां मेरी वैसे आपको मालूम है, दोनों शादियों की दफ़ा मेरी बीवी एक बैग के साथ आई, और ऐसी बात नहीं है कि गरीब घरानों में शादी की। मेरे ससुर हाज़र सरहद ब्रिगेडियर थे और अच्छे खासा उनके पास अब, तो एक 5,000 उन्होंने मेरी जेब में डाला और एक बैग उन्होंने दिया जिसमें उसके कपड़े थे, और उसमें वो आई। और मेरे वालिदैन ने मेरी शादी के ऊपर 1 टका नहीं खर्च किया। मैं जब रिश्ता देखने गया तब भी वो जो टॉप्स देने थे मैंने अपने खर्चे पे, मेरे पास उस वक्त 9,000 रुपये था, वो बने 12,000 के। मैंने 3,000 किसी बंदे से उधार पकड़ के 12,000 के वो दिए, जिसको आप कहते हैं वो बात पक्की करने की, मंगनी शंगनी। फिर उसके बाद मेरा सारा वलीमा मैंने खुद ऑर्गेनाइज़ किया, सारे वलीमे का खर्चा, हत्ता कि मेरी शादी पर, मेरे वलीमे पर बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि यार आज दे दिन तो तू आराम नाल बह जा, अगर कोई भाई यहाँ का मंसूरे का इधर मेरी शादी के मेरे वलीमे में शरीक हुआ तो उसके बाद पता होगा कि वलीमे वाले दिन अपनी वो शेरवानी पहन करना रक्शे के ऊपर मैं देगे लेके आ रहा था। तो वो एक दोस्त ने हमारे उस वक्त वो क्लिप भी, उसने वो वीडियो लगाई कि उस दिन भी मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहा था। जब मेरी दूसरी शादी हुई तो तब मेरी बीवी को मेरे ससुराल वालों ने, उन्होंने ज़बरदस्ती एक ट्रक भेज दिया सोफे शोफे का, वो ट्रक दरवाजे के बाहर खड़ा रहा सारी रात। तो उन्होंने कहा क्या मसला है, तुम ट्रक क्यों नहीं उतरवा रहे? मैंने कहा जी ना मेरी डिमांड थी और ना मुझे ये चाहिए। उन्होंने कहा बेटा हमने लिया हुआ। मैंने कहा अगली बेटी को दे देना, अभी ये ले जाओ वापस, मुझे नहीं चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप अपने अमल से साबित करें। आप में से हर नौजवान ये अहद करे कि ये जहेज वाली बात। टॉपिक को क्लोज करते हैं। इस एक पॉइंट पे आ रहा हूँ, हम जो है ना वो अपने तौर पे तो कोशिश करते हैं, हमारे साथ बेटी होती है, हमारी बहनें होती हैं, उनको दें, उनको दें, अपनी बहनों को दें, जितना दे सकते हैं दें। तो फिर वो मसला तो फिर वो डिमांड नहीं होनी चाहिए, मर्द की तरफ से डिमांड नहीं होनी चाहिए। अपनी बहन को अच्छे से रुखसत करने में इसको आप बहाना मत बनाएं कि जहेज ना राम है, पहन को निकल तू, खबरदार तू किसी शायद नजर रखी, जहेज राम है इस्लाम से, ये नहीं बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो दस्तयाब था वो उन्होंने दिया है। आप अपनी बहन की एक चीज और भी तो है ना कि आप उसको उसका हिस्सा, जहेज का टॉपिक किसी और वक्त के लिए रखेंगे, मुस्तकिल टॉपिक। आज की बात को हम क्लोज कर लेते हैं। शादी से पहले का जो चैलेंजेस हैं भाई, वो जो हमारे अभी सामने आए हैं, उसमें सबसे पहली बात फाइनेंशियल इशू, दूसरे नंबर पे ख्वाहिशात का बहुत ज़्यादा होना, इस्लामी इक़दार से दूरी, तीसरे नंबर पर हमने कहा कि जनरेशन गैप है। असल में सारी कंक्लूजन 20 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, पहले से आज लोग भी कुछ ज़्यादा हो गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने आज सारी फिर अच्छी तैयारी की थी और सारों ने अच्छा अपना ओपिनियन दिया है। तो 20 लोगों के जो सारे व्यूज़ हैं उसमें से बात ये सामने आई है कि सबसे बड़ा इशू है फाइनेंशियल, दूसरे नंबर पर ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होना, और तीसरे नंबर पर जनरेशन गैप है कि आप वालिदैन औलाद को मुतमिन नहीं कर पा रहे। अब इसका हल क्या है? चूँकि टाइम ख़त्म हो गया, इस हल को अभी हम यहाँ पेश नहीं कर सकते। ये 3 इशूज़ हैं। इन 3 इशूज़ को सामने रखते हुए एक इशू हमारे सामने है जो हमारा अगला टॉपिक बनने जा रहा है इंशाल्लाह। वो ये है कि हु इज़ अ मैन, जिसको अभी इशारा किया कि आप अब बच्चे नहीं हैं, कुछ की दाढ़ी में बाल चिट्टे भी आ गए हैं, कहते की करिए सड़कों में कोई होंदा ही नहीं। तो आप अब 18 साल के बाद आप मोहम्मद बिन कासिम हैं, आप 18 साल के बाद सलाउद्दीन अयूबी हैं, आप मतलब है दुनिया कंकर कर सकते हैं। ठीक है, तो मर्द क्या है, मर्द की सिफात, मर्द की खसूसियात, मर्दानगी क्या है। ठीक है, एक मर्द को कैसा होना चाहिए शादी के लिए, जब वो अपने आप को समझे कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, तो उसके अंदर क्या गट्स होने चाहिए, पैसे से हट कर उसके अंदर मतलब है एक घर चलाना है उसने, एक नस्ल का उसने जिम्मेदार बनना है, एक
सबसे पहले एक औरत उसके ज़िम्मे लग जाएगी, फिर उसके बाद बच्चे उसके ज़िम्मे। तो मर्दानगी क्या है, ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है इंशाल्लाह। और उस टॉपिक में हम कोशिश करेंगे कि अगली दफ़ा इस मसले को भी समराइज़ करें। ये जो 3 इशूज़ हमने देखे शादी करने में, फ़िनंशियल इशू और ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होना, इस्लामी तालीमात से दूरी और सादगी से दूरी, और तीसरे नंबर पर जनरेशन गैप है कि वालिदैन समझ नहीं रहे और औलाद वालिदैन को कायल नहीं कर पा रही। ये 3 मसले, इसको भी हम इंशाल्लाह अगले उस सेशन में क्लोज करने की कोशिश करेंगे। ये मोहसिनीन यूथ स्क्वाड है, अर्रहमान इस्लामिक सेंटर का एक ऑर्गन है, उसका एक डिपार्टमेंट है। इसका मकसद ये है कि यूथ के जो इश्यूज़ हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उनके कैरियर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनके सोशल लाइफ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनके फिनंशियल इश्यूज़ हैं। आप में से कोई नौजवान बिज़नेस करना चाहता है, नहीं कर पा रहा, शादी करना चाहता है, नहीं कर पा रहा, पढ़ाई करना चाहता है, नहीं कर पा रहा, उसके साथ 100 मसले हैं, उसके ज़हन में इश्कालात हैं, इल्हाद के बारे में तशकीक है, मुख्तलिफ दीनी हवाले से, दुनियावी हवाले से मशवरा चाहता है। तो मोहसिनीन यूथ स्क्वाड इसलिए बनाया गया है कि नौजवानों के मसाइल को एड्रेस करे, उनके मसाइल का हल तलाश करे और इन नौजवानों को जो है एक वो बना के रोल मॉडल बना के मुआशरे में उतारे, जहाँ पर मुआशरे में हम इंसानों की खिदमत और हमदर्दी और अपने अच्छे अखलाक से हम मुआशरे के अंदर कोई तब्दीली लाएँ। तो ये अर्रहमान इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर है, इसका ये एक ऑर्गन है मोहसिनीन यूथ स्क्वाड। आप वो लोग हैं जो आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे, चलेंगे, तो हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह यह अर्रहमान इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर ये एक मिसाली इदारा बने और यहाँ से और जो रफ़ाही, फलाही, तबलीगी, दीनी, इस्लाही, समाजी काम हो रहे हैं, उन सारे कामों के लिए मैन पावर आप हमारे साथ बनेंगे। ये हमारी बुनियादी सेशंस हैं। इन सेशन को हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए वर्कशॉप की सूरत में लेके जाएंगे, फिर हम इसको तरबियत और तज़किये के उस फोरम पर लेके जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता अभी ये सिर्फ आपके साथ सिर्फ एक तारुफ़ी नशिस्तें हैं, शायद अगले 3-4 महीनों तक ये कोई 10-12 नशिस्तें हमारी इसी तरह चलें, ओपन डिस्कशन हैं, आपका और हमारा आपस का जो है एक ताल्लुक़ प्यार बन जाए। उसके बाद हम आपके लिए मुख्तलिफ जो है ना वर्कशॉप्स भी डिज़ाइन करेंगे, फिर आपके लिए मुख्तलिफ फोरम्स क्रिएट करेंगे, आपके ताउन से, आपके मशवरे से, आपके साथ से इंशाल्लाह, ठीक है। और किसी भी मसले में आप बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, विदाउट एनी हेजिटेशन, आप मेरे साथ मशवरा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा मेंटोर नहीं हूँ, कोच नहीं हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपके लिए सिर्फ फ़िलहाल एक फ़ोरम क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे। कोई बात है आप में से, नौजवानों में से कोई भी वो डिस्कस करना चाहता है, यहाँ पर और दीगर बड़े बुजुर्ग हैं, आज वो चीमा साहब नहीं आए, काशिफ भाई नहीं आए, अवैस भाई हैं, ये सीनियर यंगस्टर्स हैं कह लें आप। तो ये अमजद साहब भी हैं माशाल्लाह, ये हमारे साथ बड़े शौक, हाँ, तो ये कुछ सीनियर यूथ भी हमारे साथ है। तो आपको जहाँ कहीं कोई मशवरा चाहिए, कोई रहनुमाई चाहिए, कोई ताउन चाहिए, तो आप इस फोरम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी डिस्कशन यहाँ पर क्लोज है इंशाल्लाह। आपके लिए चाय का बंदोबस्त है, आप चाय पिए, चाय पीने के बाद जो भाई जाना चाहें वो जा सकते हैं, जो बैठना चाहें यहाँ पर 1-to-1 डिस्कशन के लिए या और गपशप के लिए आप यहाँ बैठ सकते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।